तो इस बिंदु P पर जो वेग के घटक होंगे वो क्या क्या होंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका वेग का घटक आता है वो है एक्स डॉट का मतलब है यहाँ पे dx अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, एंड अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग जो वेग का घटक होगा वह होता है y डॉट dy अपॉन dt। यहाँ पर एक दो डायरेक्शन ये होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस है, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हम देखें जिसके अलोंग हम वेग और त्वरण के घटक लेने वाले हैं वो डायरेक्शंस है एक रेडियस वेक्टर के अलोंग, त्रिज्य सदिश के अलोंग, जैसे यहाँ है बिंदु P और इस ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जैसे यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन में जो इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वेग का घटक वो होता है r डॉट, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन अनुप्रस्थ दिशा, इस दिशा में वेग के घटक होते हैं आर थीटा डॉट, ये आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरह से दो ये डायरेक्शन हो गई, और थर्ड डायरेक्शन हम लेते हैं यहाँ पे टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन। इस बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में वेग के घटक क्या होंगे, और यहाँ पर अभिलंब की दिशा में वेग का घटक क्या होगा। जैसे यहाँ पे ये बिंदु P है तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा की दिशा में जो वेग का घटक होता है वह है v, और नॉर्मल डायरेक्शन में अभिलंब की दिशा में जो वेग का घटक है वह है 0। इसका मतलब यह है कि किसी बिंदु पर वक्र के किसी भी बिंदु पर कण का जो वेग है वो सिर्फ स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, न अभिलंब की दिशा में उसके वेग का घटक 0 होता है, 0 होता है। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में त्रिज्य सदिश के अनुदिश और उसके लंबवत दिशा में घटक, और थर्ड हमने देखा है स्पर्श रेखा की दिशा में और अभिलंब की दिशा में वेग के घटक क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, वेग त्वरण के घटक। तो किसी बिंदु पर P पर त्वरण के घटक क्या होंगे वही हम डायरेक्शंस लेंगे यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस। यदि इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स x, y है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा त्वरण का एक्सेलरेशन का वो है x डबल डॉट d2x अपॉन dt स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, एंड अलोंग y एक्सिस y डबल डॉट। सिमिलरली अलोंग रेडियस वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। r डबल डॉट का मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt होल स्क्वायर। और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर त्रिज्य सदिश के लंबवत दिशा में जो इसका घटक है वह है 1 अपॉन r d अपॉन dt r स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ पे थीटा डॉट का मतलब है d थीटा अपॉन dt एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह से यहाँ पे स्पर्श रेखा की दिशा में और उसके अभिलंब की दिशा में जो त्वरण के घटक होंगे वो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा dv अपॉन dt होता है। आप इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, v और t के फॉर्म में dv अपॉन dt। यदि s और t में लिखना है, s यहाँ पे चाप की लंबाई है तो हो जाएगा d2s अपॉन dt स्क्वायर, और यदि v और s में लिखना है तो हो जाएगा v dv अपॉन ds। हमने यहाँ पे v और t में लिखा dv अपॉन dt। और इसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन कंपोनेंट वो होता है v स्क्वायर अपॉन रो यहाँ पे है इस बिंदु, ये जो वक्र है कर्व है इस बिंदु P पर इसका कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो। तो यहाँ पर इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो होता है v स्क्वायर अपॉन रो। तो ये हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स देखे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इनको हम यूज करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल क्या मतलब होता है, यहाँ पे कौन से बल को केंद्रीय बल कहेंगे। अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो भी केंद्रीय बल होंगे वो सारे समतलीय होंगे, एक ही समतल में हम लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो जनरल है यहाँ पे। तो देखिए सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ फोर्स, यदि कोई कण एक ऐसे बल के अधीन गति करें विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, यदि कोई कण एक ऐसे बल के अधीन गति करे जिसकी दिशा हमेशा एक स्थिर बिंदु की ओर रहे, उस बल की दिशा, अब वो कण कहीं भी गति करे तो ये जो फोर्स यदि इस तरह का है तो फिर उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। और वो जो फिक्स पॉइंट है स्थिर बिंदु जिसकी ओर उस बल की दिशा रहती है हमेशा, उस स्थिर बिंदु को फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ फोर्स, बल केंद्र। ठीक है, जब कोई कण एक ऐसे बल के अधीन गति करे जिसकी दिशा हमेशा एक स्थिर बिंदु की ओर रहे तो वो बल कहलाएगा केंद्रीय बल, और वो जो स्थिर बिंदु है वो कहलाएगा बल केंद्र या सेंटर ऑफ फोर्स।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये एक क्योंकि यहाँ में 2D है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पे हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि इसके कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पे आर थीटा है, ये बिंदु P है यहाँ पे, और ये वक्र है, इसके अलोंग यदि गति करें और इस बिंदु P पर जो त्वरण है, बल की जो दिशा है, ये स्थिर बिंदु हम यदि ले लें O, तो हमेशा आप देखिए यहाँ पे यदि इस कण का द्रव्यमान मास m है तो फोर्स और त्वरण को हमने लिखा है यहाँ पे P से, कैपिटल P, तो इसका बल हो जाएगा, यदि इसका मास m है तो m इंटू P बल हो जाएगा, और इससे त्वरण की बात करें तो उसे P हो गया, सेंट्रल एक्सेलरेशन, केंद्रीय त्वरण। तो बिंदु P पर जो केंद्रीय बल की दिशा है, या हम ऐसा कहें कि केंद्रीय त्वरण की दिशा है, हमेशा एक स्थिर बिंदु O की ओर रहेगी। तो यहाँ पे जो स्थिर बिंदु O है, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ फोर्स, बल केंद्र। और ये जो पथ जो बनाएगा केंद्रीय बल के अधीन जब कोई कण गति करता है, तो उसके द्वारा बनाया गया जो पथ है हम उसको बोलेंगे केंद्रीय कक्षा या सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल ऑर्बिट हो गया द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रल ऑर्बिट। यदि केंद्रीय बल के अधीन जो भी कण गति करेगा और उसके द्वारा जो पथ बनाएगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा। तो हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं वो है यूनिप्लेनर मोशन इन सेंट्रल फोर्स। कण जो गति करेगा, हम समतलीय उसकी गति हम डिस्कशन करने वाले हैं यहां पे। तो अब हम यहां पे यदि कोई कण केंद्रीय बल के अधीन गति करे समतल में, तो उसके द्वारा जो पथ बनाएगा, जिसको हम कहें अभी काम है कि सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा, तो उसका समीकरण क्या होगा, उसका समीकरण किस तरह से लिखा जाएगा अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। यहां पर हम जो लिखेंगे वो है ध्रुवीय निर्देश तंत्र में और पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये एग्जाम में भी पूछता है। तो एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, ए पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन विद एन एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। अभी ये हमने देखा था कि डेफिनेशन है इसकी सेंट्रल ऑर्बिट की। टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, जो ये पथ होगा उसका सेंट्रल ऑर्बिट, हमें इसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। यहाँ पे रेसिप्रोकल का मतलब है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पैरामीटर्स होते हैं वो r और थीटा है। यहाँ पे r की जगह हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/r, जिसको हम u लिखने वाले हैं। तो u और थीटा में हम इसके पथ का समीकरण, केंद्रीय कक्षा का समीकरण ज्ञात करेंगे, इसलिए हमने इसको कहा है रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, तो आप देखिए जैसे ये कक्षा है इसकी केंद्रीय कक्षा ये, और किसी समय t पर कण की स्थिति बिंदु P पर है जिसके निर्देशांक r और थीटा है। r और थीटा अब क्या है, आप जानते हैं, यहाँ पे r है इस स्थिर बिंदु से दूरी, रेडियस वेक्टर की ये लेंथ, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो फिक्स डायरेक्शन है यहाँ पे स्थिर रेखा जो है, जिसको हम प्रारंभिक रेखा लेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसके साथ इस रेडियस वेक्टर के द्वारा जो बनाया गया कोण है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये है थीटा। तो ये बिंदु P है और इसके कोऑर्डिनेट ये है। तो हम बिंदु P पर जो होगा, अभी हमने कहा केंद्रीय बल है, तो यहां पर जो केंद्रीय त्वरण की दिशा है हमेशा किधर रहेगी, इस स्थिर बिंदु की ओर। तो हमने ये अभी त्वरण के घटक हमने निकाले थे, यहाँ पे देखे थे यहाँ पे कि रेडियल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा त्वरण का, एक्सेलरेशन का, वो कितना होता है यहाँ पे r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है रेडियल डायरेक्शन में इस त्वरण का घटक एक्सेलरेशन का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस सेंट्रल एक्सेलरेशन P के, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्योंकि सारा जो त्वरण के सारा का सारा जो त्वरण है यहाँ पे इस बिंदु P पर, वो सिर्फ त्रिज्य सदिश के अलोंग है, इसीलिए इसकी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अनुप्रस्थ दिशा में त्वरण का घटक कितना होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इन दोनों कंपोनेंट के बेसिस पे हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं सेंट्रल ऑर्बिट की। तो आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि सिंस द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट O इन द प्लेन, हमेशा इस स्थिर बिंदु की ओर रहेगा त्वरण की दिशा, इसलिए द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग रेडियस वेक्टर के अलोंग जो होगा त्वरण का घटक, ये कितना हो जाएगा, ये r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P क्या है यहाँ पे, सेंट्रल एक्सेलरेशन, केंद्रीय त्वरण। और इसी तरह से इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में त्रिज्य सदिश के लंबवत दिशा में जो त्वरण है का घटक है, वो क्या त्वरण कितना हो जाएगा इसके लंबवत दिशा में, ये 1/r d/dt r इसका थीटा डॉट, ये है 0। तो हम यहां से इस इक्वेशन जो 2 है इसको हम यदि इंटीग्रेट करें
तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। इसको आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेट आप करेंगे तो इधर 0 है। यदि हम कांस्टेंट को एच से यदि रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बार बार इसमें यूज किया जाएगा, ये आप ध्यान रखें। यहां पर अभी हमने बात की थी कि आर जो रेडियस वेक्टर है इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में हम इसकी इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो यदि 1 अपॉन आर को यू हम लिखें या आर हो जाएगा 1 अपॉन यू, तब डी थीटा अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे अभी देखा हमने डी थीटा आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो डी थीटा अपॉन डी टी या थीटा डॉट कितना हो जाएगा, एच अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया यू, तो थीटा डॉट इज इक्वल टू एच यू स्क्वायर, थीटा डॉट इज इक्वल टू एच यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्योंकि इसका जो रेडियल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट था ये डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर, तो अभी हमने डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हमने डिराइव की है एच यू स्क्वायर यहाँ पे, लेकिन ये अभी हमने नहीं किया है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसके लिए हम पहले डी आर अपॉन डी टी कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये और जब ये दोनों हमें मिल जाएंगे तो हम इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो अभी हम यही कर रहे हैं यहाँ पे, डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, हमने डी थीटा से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, और अभी डी थीटा अपॉन डी टी हमने कैलकुलेट किया है एच यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब डी आर अपॉन डी थीटा को भी हम इस तरह से लिख रहे हैं डी आर अपॉन डी यू अपॉन डी थीटा एच यू स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डी आर अपॉन डी यू कितना हो जाएगा, क्योंकि आर कितना है 1 अपॉन यू, तो यदि हम आर को डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू यू तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, ये तो डी आर अपॉन डी यू हो गया माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा एच यू स्क्वायर। तो हमें मिल गया है यहाँ पे आर डॉट डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू, और ये कितनी आई है माइनस एच डी यू अपॉन डी थीटा। अब हमें पता है आर डबल डॉट कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी टी माइनस एच डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू है एच यू स्क्वायर, ये वैल्यू आप, तो ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ये जो दोनों वैल्यूज है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर के और डी थीटा अपॉन डी टी की, ये इक्वेशन 1 जो था रेडियल डायरेक्शन रेडियल एक्सेलरेशन जो था जिसकी दिशा में जो त्वरण का घटक था वहां पे हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एच यू स्क्वायर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमें ये इक्वेशन मिलने वाला है। तो आप देखिए इक्वेशन आया है u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। यहाँ पे p है केंद्रित त्वरण, किसी केंद्र कक्षा के किसी बिंदु P पर केंद्रीय त्वरण P है, और U है यहाँ पे 1 अपॉन R, और थीटा आपको पता है यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया है ये किसका समीकरण हो गया यहाँ पे, केंद्रीय कक्षा का समीकरण, किस फॉर्म में, U और थीटा के फॉर्म में, तो ये पोलर फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो इसको याद रखना है, ये एग्जाम में भी पूछता है, कई बार आर्टिकल भी आ जाता है यहाँ पे, और इससे बेस्ट क्वेश्चंस भी होंगे जहां पर आपको लॉ ऑफ फोर्स दिया जाएगा, सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन आपको पता करनी होगी। तो ये हो जाएगा एक बार u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। नेक्स्ट हम करने वाले हैं पैडल फॉर्म में, ये है पैडल फॉर्म ओनली, पदिक रूप में। पैडल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, r और p, और r क्या होता है, वही रेडियस वेक्टर है, और p क्या है, उस बिंदु p पर खींची गई स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, वो लिखेंगे हम स्मॉल p। तो यहाँ पे जो इसके पैरामीटर पैडल कोऑर्डिनेट्स हैं वो r और p में हम इक्वेशन लिखने वाले हैं सेंट्रल ऑर्बिट की, केंद्र कक्षा की। तो ये हम कर रहे हैं, उससे पहले हम एक ये रिजल्ट देख लेते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने जो पढ़ रखा है, ये बिंदु P है, यहाँ पर यदि इसका कोऑर्डिनेट P r थीटा है, तो r ये इसके रेडियस वेक्टर की लेंथ हो गई है, ये एंगल थीटा हो गया है, ये P हो गया है, इस बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, और ये एंगल होता है थीटा। ये स्पर्श रेखा द्वारा जो बना गया कोण है इस स्थिर रेखा की धनात्मक दिशा के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ एंगल लेते हैं, और ये जो फाई है वो क्या होता है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच के कोण होता है यहाँ पे, त्रिज्या सदिश और स्पर्श रेखा के मध्य कोण साई। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बन गया है, राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज OMP। तो OMP से आप देखेंगे यहाँ पे कि P अपॉन R लंबटाकरण हो गया साइन फाई, तो P इक्वल टू R साइन फाई। तो यहाँ पे ये रिजल्ट भी हम यूज करते हैं। यदि मैं इसको लिखूं यहाँ पे 1 अपॉन P स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर फाई, कोसेक स्क्वायर फाई को हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, कॉट स्क्वायर फाई हो गया 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई। और ये अब भी आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ रखा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसके डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ds अपॉन dr ds अपॉन d थीटा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये ट्राइंगल यदि याद रखें तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो बेस है इसका ये dr है, ये इसका लंब जो है ये r d थीटा है, और ये हाइपोटेनस कर्ण है वो ds है। यहां से हम ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एंगल क्या होता है फाई। तो यहां से tan फाई कितना होगा r d थीटा अपॉन dr, या बाकी सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि पाइथागोरस हम यूज करेंगे तो यहाँ पे इसके चाप की लंबाई के अवकलज हमें मिल जाएंगे r और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्योंकि tan फाई है इसलिए tan फाई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी r d थीटा अपॉन dr। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे r d थीटा अपॉन dr, तो 1 अपॉन p स्क्वायर हो गया है 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r4 dr अपॉन d थीटा होल स्क्वायर। काफी इंपोर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहां पर हम पैडल फॉर्म निकालेंगे सेंट्रल ऑर्बिट का, तो क्योंकि अभी भी हमने कैलकुलेट किया है कि ये 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू ये है यहाँ पे पैडल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r4 dr अपॉन d थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम r को u में हम कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन r इक्वल टू, यदि हम u लिखें तो r इक्वल टू हो गया 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन r। इसका डेरिवेटिव यदि हम निकालें तो du अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन d थीटा। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर। और ये जो यदि आप देखिए डी अपॉन डी थीटा का यदि स्क्वायर कर दें तो यही मिल जाएगा हमें पूरा 1 अपॉन r4 dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लिख दिया डी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास हो गया u फॉर्म में p और u 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इसको भी हम यूज करेंगे जब यदि इस तरह से हमें p की वैल्यू हमें दी जाए क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे जब डायरेक्शन का हमें फिर अभी देखेंगे आगे। तो ये हमें रिजल्ट मिला यहाँ पे। यदि इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन पी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन पी क्यूब डीपी अपॉन डी थीटा। ये हो जाएगा 2u du अपॉन डी थीटा 2 du अपॉन डी थीटा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया थ्रू आउट यहाँ पे तीनों टर्म्स में। तो माइनस 1 अपॉन पी क्यूब dp अपॉन डी थीटा इक्वल टू यहाँ पे du अपॉन डी थीटा आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया u प्लस d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। और ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है ये अभी हमने जब रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म में डिराइव किया था तो वहां पे था, देखिए आप u प्लस d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ये हो गया p अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे इसके अंदर। तो ये क्या देखिए आप, ये जो dp अपॉन डी थीटा था यहाँ पे इसको हमने लिखा है dp अपॉन dr अपॉन डी थीटा। तो माइनस 1 अपॉन पी क्यूब dp अपॉन dr अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा r इक्वल टू है 1 अपॉन u, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर du अपॉन डी थीटा। क्योंकि हमें जितने भी r है उसको हमें कन्वर्ट करना है u में। तो यहाँ पर दोनों साइड से यहाँ पे du अपॉन डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया माइनस भी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 1 अपॉन पी क्यूब dp अपॉन dr। और ये जो u स्क्वायर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया u स्क्वायर u प्लस d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ये जो है रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म से हम यहाँ पे p अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन पी क्यूब dp अपॉन dr इक्वल टू p अपॉन यहाँ पे है p अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर, तो u स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सर क्या बचा p अपॉन h स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आया यहाँ पे सेंट्रल ऑर्बिट की। यहाँ पे है कैपिटल P जो कि सेंट्रल एक्सेलरेशन है, केंद्रीय त्वरण, ये कितना आया h स्क्वायर अपॉन p क्यूब dp अपॉन dr, h स्क्वायर अपॉन p क्यूब dp अपॉन dr। यहाँ पे p क्या है r क्या है आप जानते हैं पैडल कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन के। और h के वैल्यू भी आपको याद रखनी चाहिए यहाँ पे कि h क्या था यहाँ पे, और ये था अभी आपने कैलकुलेट किया था इसमें h जो है हमने लिखा था आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू एच, ये भी आप याद रखें डायरेक्ट, क्योंकि हमने आर स्क्वायर थीटा डॉट को एच लिखा है यहाँ पे, ये बार बार यूज आता है। तो ये हमने दोनों पोलर फॉर्म में और
पेडल फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन हमने लिखी यहाँ पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेंट्रल ऑर्बिट जो है केंद्रीय कक्षा, उसके किसी बिंदु पर वेग कितना होगा, रेखिक वेग कितना होगा, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो लीनियर वेलोसिटी हम पढ़े, उससे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मोमेंट, आघूर्ण का मतलब। किसी बल का आघूर्ण क्या होगा, किसी वेक्टर का या सदिश का किसी बिंदु के सापेक्ष। तो एक बार हम पहले वो पढ़ लेते हैं। मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पे किसी बल का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण क्या है, मोमेंट क्या होगा। तो किस तरह से डिफाइन किया, जैसे ये हम बात करें, ये एक रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है, और ये एक बल एफ लग रहा है यहाँ पे बिंदु ए पर, किसके अलोंग, ए बी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स एफ अबाउट अ पॉइंट, इसका क्या मतलब है, तो ये हो गया, यदि यहां पे हो गया इस बल एफ का इस बिंदु ओ के सापेक्ष, ये है इसके सापेक्ष आघूर्ण क्या होगा, मोमेंट क्या होगा, ये किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। यह मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इस बल का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ, यदि हम बात करें, और ये जो बिंदु ओ है, ये बल एफ की जो क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन, यहां पर यदि इस बिंदु ये जो जिस बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं, वहां से इसकी क्रिया रेखा पर यदि लंब डाल दिया जाए, तो यदि इसकी लंब की लंबाई स्मॉल पी है, तो इस बल का जो परिमाण, मैग्नीट्यूड, और इस पी को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका आघूर्ण हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ओ इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड द एफ इंटू पी, यदि यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है तो, ठीक है। और यदि किसी एफ बल का किसी बिंदु ओ के सापेक्ष आघूर्ण 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, या तो वो बल, देखिए एफ इंटू पी 0 आता है, इसका मतलब या तो एफ 0 होगा या पी 0 होगा, दोनों का क्या मतलब हुआ, या तो फोर्स ही नहीं लग रहा है तो मोमेंट नहीं होगा, और या फिर पी 0 का क्या मतलब है कि हम जो बल एफ है उसकी जो क्रिया रेखा है उसी पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष यदि बल का आघूर्ण ज्ञात करना चाहें तो फिर मोमेंट 0 होगा। यहां पर मोमेंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, यहां पर जो मोमेंट है वो क्या करता है, आप देखिए ये बिंदु ओ है, तो आप देखेंगे जब बल यहां इस तरह से लग रहा है तो ये जो रिजिड बॉडी है वो कुछ इस तरह से रोटेट होने की कोशिश करेगी, यहाँ पे इसकी टेंडेंसी होगी इस तरह से प्रवृत्त होने की यहाँ पे। तो ये जो मोमेंट है, ये जितना भी है यहाँ पे, ये क्या करता है, बॉडी को रोटेट करता है। तो इसके ये क्या करता है, मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ओ हैज द टेंडेंसी टू टर्न द बॉडी अबाउट ओ, उस बिंदु के सापेक्ष उस दृढ़ पिंड को रोटेट करने की, घूर्णन करने की प्रवृत्ति रखता है, या ऐसा कहें कि वो उसका रोटेशन को मापता है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट ओ इन द रिजिड बॉडी, ठीक है। तो मोमेंट क्या करेगा, रोटेट करना है, क्या उसकी टेंडेंसी होती है। रोटेशन यदि आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे आघूर्ण को, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेंगे। हमें सिर्फ इतना काफी है ये पढ़ने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। केंद्रीय कक्षा यह है, ये बिंदु जैसे बिंदु P है, यहाँ पर इस बिंदु P पर पोलर कोऑर्डिनेट्स है r और थीटा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यदि है x और y, तो इस बिंदु P पर जो वेग होगा वो वेग किस दिशा में होता है, इसकी स्पर्शरेखा की दिशा में, जैसे v, वो कितना होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो वो कितना होगा, इस बिंदु P पर वेग कितना होगा, तो वो देखिए आप, वेग के घटक भी हमने निकाले अभी। तो x और y की दिशा में इसके जो कंपोनेंट होंगे वेग के कितने होते हैं, क्या होते हैं, x डॉट, y डॉट, और रेडियल डायरेक्शन में क्या होता है, r डॉट और r थीटा डॉट। तो हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। यहाँ पे v, इनके यदि हम इस स्थिर बिंदु को यदि हम ध्रुव माने, तो इस ध्रुव के सापेक्ष यदि मोमेंट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आप देखिए ये जो वेलोसिटी है v, इसका मोमेंट कितना हो जाएगा अबाउट द पॉइंट o। देखिए आप, ये हो गया v, और इस बिंदु o से जिसके सापेक्ष हमें मोमेंट लेना है उस पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये होगी, और वो क्या है यहाँ पे p। तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, टेकिंग मोमेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, v इंटू पी।
अभी हमने देखा F इंटू पी, तो इस वेग v का इस बिंदु O के सापेक्ष या ध्रुव के सापेक्ष आघूर्ण कितना हो गया v इंटू पी। अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, x और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स है, इन दोनों के जो मोमेंट होगा उनका यदि एल्जेब्रिक सम करें तो उसके इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं उनके यदि कंपोनेंट्स ले ले अबाउट द पॉइंट O, उनका एल्जेब्रिक सम करें उसके इक्विवेलेंट होगा रेगनेन थ्योरम से। तो आप देखिए x डॉट हो गया, x डॉट और y डॉट के कंपोनेंट क्या हो, वो मोमेंट क्या हो जाएगा अबाउट द पॉइंट O। तो आप देखिए पहले y डॉट का देखिए, y डॉट का मोमेंट कितना हो जाएगा आगे, y डॉट की डायरेक्शन ये है, तो y डॉट की ये जो डायरेक्शन है इसका इस बिंदु O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यदि हम इसको आगे बढ़ा दें इस तरह से तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ये x ही है क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो यहां पर इसके मोमेंट क्या हो जाएगा x डॉट मल्टीप्लाइड बाई x, सॉरी y डॉट मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये y डॉट का मोमेंट हो गया आघूर्ण, और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके टेंडेंसी देखिए रोटेशन की क्या रहेगी, इस बिंदु O के सापेक्ष ये इस बॉडी को इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है एक्स वाई डॉट को पॉजिटिव। इसी तरह से आप एक्स डॉट का देखिए, एक्स डॉट ये रहा, इसका जो डायरेक्शन है इस कंपोनेंट की लाइन ये है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बिंदु O से, y है, तो इसका मोमेंट हो गया एक्स डॉट मल्टीप्लाइड बाई y। लेकिन आप देखिए यहां पे इसकी जो टेंडेंसी होगी इस बॉडी को रोटेट करने की वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये हो गया नेगेटिव। तो ये हो गया एक्स वाई डॉट माइनस एक्स डॉट वाई। तो इसका हमने अलजेब्रिक सम किया तो ये किसके इक्वल हुआ यहाँ पे, वीपी के। इसी तरह से अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का, आर डॉट। तो आर डॉट का मोमेंट कितना हो जाएगा ओके अबाउट, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट O है वो इस आर डॉट के डायरेक्शन पर ही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर ही है, इसलिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी लाइन ऑफ एक्शन की इस बिंदु O से वो 0 है। आप देखिए आर डॉट की यही डायरेक्शन है और बिंदु O भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए इसका जो मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 0। तो आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय 0। इसी तरह से आर थीटा डॉट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, आर थीटा डॉट हो गया, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है O से, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होगी जितना रेडियस वेक्टर है, तो ये r थीटा डॉट किससे मल्टीप्लाइड हो गया r से। तो ये एक हमारे पास आइडेंटिटी है जो हर कर्व के लिए हर पॉइंट पर ये ट्रू होती है। तो यहां पर इसको हम याद रख सकते हैं, vp इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू एक्स वाई डॉट माइनस एक्स डॉट वाई। और आर स्क्वायर थीटा डॉट आया है, अभी हमने पहले स्लाइड में हमने बताया कि आर स्क्वायर थीटा डॉट को हमने h लिखा था, आर स्क्वायर थीटा डॉट को हमने h लिखा, तो जो कि कांस्टेंट को था यहाँ पे। तो vp इक्वल टू क्या निकल के आया यहाँ पे, h, जो कि कांस्टेंट है, आर स्क्वायर थीटा vp इक्वल टू h। तो v इक्वल टू हो गया h अपॉन p, इसका मतलब हो गया v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p। सेंट्रल ऑर्बिट में यदि p की लंबाई बढ़ती है, p की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है जैसे जैसे, तो वेलोसिटी कम होगी, और p यदि डिक्रीज होता है, कम होता है, तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो सेंट्रल ऑर्बिट में ये जो बल केंद्र है, सेंटर ऑफ फोर्स, उसके जितना नजदीक होगा पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उस केस में p की वैल्यू कम होगी। अभी हम देखेंगे यहाँ पे जैसे इलेप्टिकल पाथ में। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v स्क्वायर कितना होगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और हमने 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अभी, ये देखिए आप 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये r में थी, इसके बाद में हमने u में लिखा, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, u फॉर्म में u स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये तो ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर u स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। ये काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस में हम इसका डायरेक्ट यूज करते हैं जब हमें पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी जाएगी। तो v स्क्वायर इक्वल टू, आपको याद रखना, v स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर u स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे मेथड से, जैसे आपने रेडियस वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट हमने निकाले थे, तो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है v स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर।
तो यहाँ पे आर डॉट और आर थीटा डॉट की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। आर थीटा डॉट कितना आया था माइनस एच डी यू अपॉन डी, और थीटा डॉट की वैल्यू भी आर थीटा डॉट भी आया था एच यू। तो ये वैल्यू रखेंगे तो भी ये वी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आएगा। तो ये वी हमने वेलोसिटी निकाली है, लीनियर वेलोसिटी किस सेकंड पे है। तो यहाँ पे है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस बिंदु पर खींची गई केंद्र कक्षा के उस बिंदु P पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वहां पर बल केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई के समानुपाती होगा उस कण का वेग उस बिंदु पर। ठीक है ना, उसके सॉरी समानुपाती नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग का क्या मतलब है यहाँ पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल ऑर्बिट है यहाँ पे, और माना कि किसी समय टी पर बिंदु कण की स्थिति बिंदु पी पर है और किसी समय टी प्लस डेल्टा टी पर इसकी जो पोजीशन है वो बिंदु क्यू पर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से है, पी पर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और क्यू पर है आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर ये जो एंगल में इंक्रीमेंट है ये हो गया डेल्टा थीटा, ये आर है, ये आर प्लस डेल्टा आर है। तो ये जो होगा ये ओ पी क्यू ये कहलाएगा सेक्टोरियल एरिया, त्रिज्यीय खंडीय क्षेत्रफल। तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है, क्षेत्रीय वेग, ये होता है यहाँ पे रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग सेक्टोरियल एरिया, त्रिज्यीय खंडीय क्षेत्रफल के निर्माण की दर की प्रति इकाई समय में ये जो त्रिज्यीय सदिश है ये कितना एरिया डिस्क्राइब कर रहा है, कितना एरिया अनुरेखित कर रहा है, कितना एरिया बना रहा है क्षेत्रफल। तो उसकी दर कितनी हो जाएगी तो हम लिमिटिंग केस में निकालेंगे। तो पहले हम इसका त्रिज्यीय खंडीय क्षेत्रफल ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो ये सेक्टोरियल एरिया जो है पीओक्यू कितना हो जाएगा, ये लिमिटिंग केस में हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये यदि हम इसको एक समकोण त्रिभुज कंसिडर कर लें तो उसका ये जो यहाँ पे ये आर्क है त्रिभुज है ना, यदि लिमिटिंग केस में यदि इसको ट्राइंगल कंसिडर करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ओपी ये बेस लिया और हाइट हम ये ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हाइट जो होगी यहाँ पे, हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यदि हम इस पर हम ये लंब डाल देंगे क्यू एम तो ये हो जाएगा ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा, ये इसकी लंबाई ये ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 ओपी हो गया आर, ओ क्यू है आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। तो एरियल वेलोसिटी क्षेत्रीय वेग कितना हो जाएगा, त्रिज्यीय खंडीय क्षेत्रफल के निर्माण की दर। तो ये सेक्टोरियल एरिया पीओक्यू को यदि हम कितने समय में पहुंचा था पी से क्यू तक, ये डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी से हमने डिवाइड किया, लिमिटिंग केस हमने लिया डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिटिंग केस में जैसे आप देखिए यहाँ पे जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0, और उस केस में साइन डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, डेल्टा थीटा के इक्विवेलेंट। साइन थीटा की सीरीज आप एक्सपेंड करते साइन थीटा है यहाँ पे थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस थीटा क्यूब। तो यहाँ पे जो हायर पावर्स हो यदि उसको अपन नेगलेक्ट कर दे तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और यह है 1/2 आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे तो ये डी थीटा अपॉन डी टी बन जाएगा लिमिटिंग केस में, लेकिन यह है डेल्टा आर जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, और ये फिर से आर स्क्वायर थीटा डॉट आया है। तो आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या था, एच। तो ये हो गया एरियल वेलोसिटी आई है h/2 जो कि कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब निकला, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। केपलर्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं, केपलर के नियम यहाँ पे कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे एरियल वेलोसिटी रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेक्टोरियल एरिया कांस्टेंट है, प्रति इकाई समय में त्रिज्यीय खंडीय क्षेत्रफल के निर्माण की दर जो है वो है कांस्टेंट है। मतलब प्रति इकाई समय में ये जो त्रिज्यीय सदिश है ये समान क्षेत्रफल बनाता है, समान क्षेत्रफल का निर्माण करता है, अनुरेखित करता है, जो कि केपलर्स का सेकंड लॉ भी है। तो ये एरियल वेलोसिटी आपने पढ़ी है। तो एरियल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट, इसमें टाइम नहीं है, कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, इन एवरी सेंट्रल ऑर्बिट सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के द्वारा जो ट्रेस किया हुआ सेक्टोरियल एरिया है टू द सेंटर ऑफ फोर्स इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में वो समान क्षेत्रफल अनुरेखित करता है। अब हम यहां पर
जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों तरह से पूछे जाते हैं कि आपको सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन दी जाएगी कि आपको बताया गया है कि केंद्रीय कक्षा ये है, कण इस तरह से इस केंद्रीय कक्षा में गति कर रहा है, आपको वो बल नियम ज्ञात करना है कि किस केंद्रीय बल के अधीन कण गति कर रहा है। दूसरा ये है कि आपको बल नियम दिया गया है, जो केंद्रीय बल है वो दिया गया है, वो आर का फंक्शन हो सकता है, यू का फंक्शन हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पे, तो एज ए फंक्शन ऑफ आर आपको दिया जाएगा। लॉ ऑफ फोर्स, आपको सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन पता करनी है, केंद्रीय कक्षा के समीकरण आपको ज्ञात करनी है। दोनों तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ यहाँ पे फिलहाल। पहले हम ले रहे हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन दी गई है, ये काफी जनरल क्वेश्चन है कॉनिक का, जिसमें हम इलिप्स ले रहे हैं। तो आपको लॉ ऑफ फोर्स बल नियम ज्ञात करना है। तो यहाँ केंद्रीय कक्षा है, इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, और उसका जो फोकस है वहां पर सेंटर ऑफ फोर्स लिया हुआ है, बल केंद्र कहाँ है उसका, उस दीर्घवृत्त के किसी एक नाभि पर, दो नाभियां होंगे उसमें किसी एक नाभि पर उसका बल केंद्र है, तो हमें बल नियम ज्ञात करना है। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर कि जो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा दीर्घवृत्त का, ये होता है L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पर E की वैल्यू लेस देन 1 है, E जब लेस देन 1 होता है तो इलिप्स होता है, E इक्वल टू 1 पर पैराबोला है, E ग्रेटर देन 1 पर हाइपरबोला है। और यहाँ पर 1 प्लस ई कोस थीटा आप माइनस भी ले सकते हैं, और साइन भी 1, ये चारों इक्वेशन एक्चुअली होती है इसमें, 1 प्लस माइनस ई कोसाइन ऑफ थीटा, 1 प्लस माइनस ए साइन ऑफ थीटा। ये डिपेंड करता है कि आपने जो इनिशियल लाइन आपने किस डायरेक्शन में ली है, एंगल किस डायरेक्शन से मेजर किया वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे ये ले रहे हैं L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कोसाइन ऑफ थीटा, यहाँ पे E लेस देन 1 है क्योंकि इलिप्स है। तो ये हमें केंद्रीय कक्षा के समीकरण दी हुई है, हमें बल नियम ज्ञात करना है। तो क्योंकि ये समीकरण जो दिया हुआ है केंद्रीय कक्षा का R और थीटा में दिया हुआ है, हम पहले इसको U और थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 अपॉन R को हम U लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, और हमने L से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया U इक्वल टू 1 अपॉन L प्लस E अपॉन L कोसाइन ऑफ थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें केंद्रीय कक्षा के समीकरण निकालनी है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है केंद्रीय कक्षा का समीकरण, इसलिए जो पोलर फॉर्म थी केंद्रीय कक्षा की वो क्या थी, U प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन H स्क्वायर U स्क्वायर। तो हमें d2u अपॉन d थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम पहले U को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी अपॉन डी थीटा के अंदर माइनस ई अपॉन एल साइन ऑफ थीटा, फिर से डिफरेंशिएट किया d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर माइनस ई अपॉन एल कोसाइन ऑफ थीटा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट केंद्रीय कक्षा की अवकल समीकरण ये होती है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए U की और इसकी d2 अपॉन d थीटा होल स्क्वायर के, तो P इक्वल टू हो गया, ये सब मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, H स्क्वायर अपॉन L U स्क्वायर। ठीक है, तो H स्क्वायर अपॉन L, ये H भी कांस्टेंट है, और L क्या होता है यहाँ पे, L जो होता है उस दीर्घवृत्त की अर्ध नाभि लंब की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ द सेमी लेटस रेक्टम। और यदि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रखा है कि यदि उसका सेमी मेजर एक्सिस A है और सेमी माइनर एक्सिस B है, तो एलिप्स का जो इक्वेशन है यदि A ग्रेटर देन B है तो x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस केस में जो सेमी लेटस रेक्टम जो है अर्ध नाभि लंब की लंबाई वो कितनी होती है, यहाँ पे कुल नाभि लंब की लंबाई होती है B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, 2B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर A। तो अभी हम ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो हमने H स्क्वायर अपॉन L को लिखा है म्यू, तो ये हो गया P इक्वल टू म्यू अपॉन R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं म्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो P है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1 अपॉन R स्क्वायर। तो हमें बल नियम हमें पता चल चुका है यहाँ पे कि जो केंद्रित त्वरण है वो उस बल केंद्र से कण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के नियम से वो कण में उस समतल में गति कर रहा है, उस केंद्रीय कक्षा में गति कर रहा है। तो यहां पर ये हमें बल नियम हमने ज्ञात किया जब केंद्रीय कक्षा के समीकरण में दी गई थी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस इलिप्स पर, इसी समय वेलोसिटी का हमने भी कैलकुलेट किया था कि v स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू ये हमने लिखी यहाँ पे, तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी जीरा होल स्क्वायर। तो यू स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने यहां से ये रहा 1 अपॉन एल प्लस ई अपॉन एल कोसाइन ऑफ थीटा, ये वैल्यू हमने रखी। यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी जीरा भी ये अभी रखा यहाँ से,
ये डी अपॉन डी थीटा माइनस ए अपॉन एल, ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की तो ये आया, और जब इसको हमने सोल्व किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये, तो यहां पर ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर टू ई कॉस साइन ऑफ थीटा। यहां पर जो 1 था हमने इसको इस तरह से लिखा है 2, और यहां पे -1 और करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको, ये प्लस ए स्क्वायर है इसलिए यहां पे इसको माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखा और कॉमन लेके -1 हमने कॉमन लिया, तो ये हो गया -1 माइनस ई स्क्वायर। यहां पर इसमें से ये है म्यू अपॉन एल, एल को हमने अंदर ले गए तो ये हो गया 2 1 प्लस ई कोसाइन ऑफ थीटा अपॉन एल और -1 अपॉन ई स्क्वायर अपॉन एल। ये ई क्या होती है, इसकी एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रिता, जो कि लेस देन 1 है इलिप्स के केस में। तो यदि हम इसको सेमी मेजर एक्सिस के फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे उसके अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई। अभी यहाँ पर ये सब कुछ नहीं दिया हुआ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेकिन यदि हमें माने तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे अर्ध नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी, तो पूरी जो नाभि लंब की लंबाई है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो अर्ध नाभि लंब की लंबाई हो जाती है b स्क्वायर अपॉन ए। ये किस केस में है, जब ए अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई हो और बी अर्ध लघु अक्ष की लंबाई हो, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। जब दीर्घवृत्त का समीकरण जो बनता है इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उस केस में। तो और एसेंट्रिसिटी कितनी होती है यहाँ पे, जो बी स्क्वायर होता है वो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से इसको बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए एल, तो ए एल इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एल को इधर आप डिवाइड कर दीजिए, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल कितना हो गया 1 अपॉन ए। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, इसके सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के लेंथ है यहाँ पे। तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल को हमने लिखा है 1 अपॉन ए, और ये 1 प्लस ए कोसाइन ऑफ थीटा अपॉन एल कितना हो जाएगा, ये इस सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन से हो जाएगा। ये आप देखिए एल को इधर डिवाइड कर दीजिए, ये 1 अपॉन आर हो गया, जो कि यू हो जाएगा, तो यू इक्वल टू 1 प्लस ई कोसाइन ऑफ थीटा अपॉन एल हो गया। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वेलोसिटी जो आई है वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया म्यू 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए। काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, जहां पर वेलोसिटी लिखनी होती है किसी दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर कण का वेग, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, v को, इसको याद रखें। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए। यहाँ पे a है इसकी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये हमने वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है। इस तरह से यदि हम टाइम पीरियड देखें यहाँ पे, इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, यदि हम माने कि इसका आवर्तकाल है कैपिटल टी, मतलब ये हुआ है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू डिस्क्राइब द होल आर्क ऑफ द एलिप्स। यदि कण उस दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति कर रहा है, तो उस पूरे दीर्घवृत्ताकार कक्ष को बनाने में लिया गया समय यदि है कैपिटल टी है, यानी इसका जो पूर्ण आवर्तकाल यदि कैपिटल टी है, तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो इसका एरिया है एलिप्स का कितना होता है पाई ए बी। यदि ए और बी उसके अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष की लंबाइयां हो, तो ये कितना हो जाएगा कुल एरिया। इसका मतलब हो गया कि एरिया के निर्माण की दर मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, कुल कितना है, मतलब एरियल वेलोसिटी को यदि हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दें आवर्तकाल से, तो हमें पूरा क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। और ये कितना होता है एरियल वेलोसिटी, हमने कैलकुलेट किया था, क्षेत्रीय वेग h/2 कांस्टेंट आता है, तो पाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा h/2 मल्टीप्लाइड बाय टी। तो टी यहां से निकालेंगे 2 पाई ए बी अपॉन एच, और एच कितना है ये भी आप वैल्यू याद रखें। अभी जो इसकी ये वैल्यू है एच इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू है। तो ये एच की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, तो अंडर म्यू एल, और एल भी आप यदि हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, जो कि बी स्क्वायर अपॉन ए है, अर्ध नाभि लंब की लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो, और ए ऊपर चला जाएगा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा ए रेज़ टू द पावर 3/2। तो ये हो गया आवर्तकाल। दीर्घवृत्ताकार यदि केंद्रीय कक्षा है, तो उसका जो आवर्तकाल है उसको डिस्क्राइब करने में लगा जो कुल समय है वो होगा इतना। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, टी कितना समय लगेगा, ए पर डिपेंड कर। ए क्या है यहाँ पे, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस।
तो यहाँ पे टी इतना हो गया 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ए रेज़ टू द पावर 3/2। यहाँ पे यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू ए क्यूब। तो इसका मतलब हो गया टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और ये केपलर थर्ड लॉ बन जाएगा, केपलर का तीसरा नियम बन जाएगा। तो अभी एरियल वेलोसिटी वाला देखा हमने, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट आई है, वो केपलर का सेकंड लॉ बन जाएगा, दूसरा नियम। और पहला नियम आप जानते हैं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों नियम हमने यहीं से हम यहाँ पे डिराइव कर लेंगे, यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट देखिए, अब इसका बिल्कुल उल्टा ले रहे हैं, इनवर्स प्रोसेस। अभी हमें क्या मिला था कि सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन हमें दी गई थी और हमने बल नियम हमने ज्ञात किया था, फिर वेलोसिटी निकाला, टाइम पीरियड निकाला। अब इसका बिल्कुल यदि उल्टा देखें कि हमें बल नियम दिया गया है, बल की कण कौन से बल नियम के अंतर्गत गति कर रहा है, तो हमें उसके सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन निकालनी है, केंद्र के समीकरण। और वहां पर ये हमने जो एग्जांपल लिया, इसमें लिया है कि जो बल नियम इस तरह का है कि कण जो है वो इनवर्सली इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उस स्थिर बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है बल नियम। तो यहां पे जो केंद्रीय त्वरण है वो कितना हो जाएगा, पी म्यू अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पे जो म्यू है कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। अभी आप देखेंगे, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, जब इलिप्स हमने लिया था सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन, वहां पर भी बल नियम यही आया था पी इज प्रोपोर्शनल टू पी 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे। यदि हमारा जो बल नियम ये है कि केंद्रीय त्वरण है उस स्थिर बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो पी हो गया म्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर को हमने लिख दिया यू स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर। देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्र कक्षा का जो समीकरण क्या हो जाएगा, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे u प्लस डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, म्यू अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू हो गई म्यू यू स्क्वायर, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या बचा सिर्फ म्यू अपॉन एच स्क्वायर। तो ये आप इसको u को आप इधर ले लें तो ये बन जाएगा, ये म्यू अपॉन एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखा है यहाँ पे, ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आप इस तरह भी इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं यदि इसको, यदि d अपॉन डी थीटा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 यू इक्वल टू म्यू अपॉन एच स्क्वायर। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होता है सी एफ प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी एफ, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएंगे इसकी, सहायक समीकरण डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस आयोटा। तो इसका जो सी एफ होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा फलन ये हो जाएगा ए कोसाइन ऑफ थीटा प्लस बी साइन थीटा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए कोस थीटा माइनस बी, आप कोस की जगह साइन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यदि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला यदि एक्सपेंड करते हैं तो वापस यही मिलेगा आपको ये। तो आप जो इसमें चाहे कोस यूज करें चाहे साइन करें, आप इसको ए कोस थीटा माइनस बी भी लिख सकते हैं, आप इसको ए साइन थीटा माइनस बी भी लिख सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो आप वापस यही बन जाएगा, उसमें कोस थीटा की टर्म भी आएगी और साइन थीटा की टर्म भी आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट ये यूज कर लेते हैं, कोस ए कोस थीटा माइनस बी। और पी आई क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन एफ डी जो भी है यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1, और ये कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को आगे ले लीजिए आप, ये 1 है यहाँ पे, 1 को हमने लिख दिया e की पावर 0 थीटा। और आप जानते हैं ये क्या होगा, ए की पावर ए एक्स जब होता है तो वो जो ए है वो डी की जगह रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे ए की जगह है 0 तो ये हो जाएगा 1। तो इसका पी आई हो जाएगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है ऐसे कैसे। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है u, तो u इक्वल टू हो गया a cos थीटा माइनस b जो कि सी एफ प्लस पी आई। ये यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, और u को हमने लिख दिया 1 अपॉन आर, तो ये 1 अपॉन आर हो गया, और एच स्क्वायर अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई किया सारी इक्वेशन पूरी इक्वेशन को, तो ये एच स्क्वायर अपॉन म्यू अपॉन आर हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, ये जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया। इधर जो a है एच स्क्वायर अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे बन गया एच स्क्वायर ए अपॉन म्यू ए, सॉरी एच स्क्वायर ए अपॉन म्यू कोसाइन ऑफ थीटा माइनस बी। यहाँ पे एच स्क्वायर एच ए और म्यू तीनों ही कॉन्स्टेंट है, तो इसको एक नया नाम दे दीजिए जैसे कैपिटल सी,
कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन किस तरह से होगी, और एच स्क्वायर अपॉन म्यू इसको आप लिख दीजिए एल। तो ये इक्वेशन आप देखिए सेंट्रल ऑर्बिट की किस तरह से बन गई, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस सी कॉस साइन थीटा माइनस बी। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन है जो हमने अभी इलिप्स की इक्वेशन लिखी थी। यहां पर जो एल है वो है एच स्क्वायर अपॉन म्यू, जो कि उसकी सेमी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन की लेंथ है, और जो सी है वो इसकी एसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रिता। ये एच स्क्वायर ए अपॉन म्यू, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये कितनी आती है। यदि इक्वल टू 1 है तो पैराबोला बन जाएगा, लेस देन 1 है तो इलिप्स बन जाएगा, और ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो ये एसेंट, तो हमने देखा कि जो सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन है वो क्या आती है, कॉनिक आती है, सांकव आता है, ठीक है, या शंकु परिच्छेदम का है, जहां पर इसका जो ये इक्वेशन जो बनती है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस सी कॉस साइन ऑफ थीटा, ये इक्वेशन जब हम डिराइव करते हैं तो यहां पर हम जो उसका फोकस है वहां पर हम मूल बिंदु लेते हैं, ध्रुव लेते हैं, तो उस केस में फोकस बीइंग द पोल, ध्रुव पर उसका नाभि है, उस केस में ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने इसका ये इस तरह से हम देखा। अब हम और कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं जो इक्वेशन इसमें काम में आएगी। स्तब्धि का, इसे केंद्रीय कक्षा में स्तब्धि का क्या मतलब है, तो केंद्रीय कक्षा के अंदर में कोई भी बिंदु स्तब्धि का कहलाएगा यदि उसकी उस बल केंद्र से दूरी अधिकतम या न्यूनतम हो। हम अलग अलग तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे पहले हम इस तरह से करें कि सेंट्रल जो एफ इज पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट एट विच टेंजेंट टू द ऑर्बिट, उस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है इज एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस त्रिज्य सदिश के लंबवत होंगी। जैसे ये हम एग्जांपल लें यहाँ पे कि ये क्या है, एलिप्स है, दीर्घवृत्त है। यहाँ पर ये दो बिंदु देखिए कि ये वाला और एक ये वाला, इस और ये जो स्थिर बिंदु ये है हमारा, ये सेंटर ऑफ फोर्स बल केंद्र, तो ये हो गया रेडियस वेक्टर, ये क्या हो गया रेडियस वेक्टर, और ये इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना एंगल है 90, और यहां पर भी 90 है। क्या यहां पर 90 है? नहीं है। तो इस केंद्र कक्षा में जितने भी इस तरह के बिंदु होंगे जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्य सदिश के लंबवत दिशा में होंगी, वो बिंदु क्या कहलाएंगे, स्तब्धि का कहलाएंगे, एप्स कहलाएंगे। आप इसको दूसरे फॉर्म में भी आप दूसरे इस तरह से भी आप देख सकते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। इस तरह के जो बिंदु होंगे वहां पर ये आप देखें, यहां पर ये रेडियस वेक्टर की लेंथ है, ये जो बिंदु है यहां पर इस बल केंद्र से दूरी अधिकतम है और यहां पर न्यूनतम है। तो जहां पर बल केंद्र से दूरी उस बिंदु की अधिकतम या न्यूनतम होती है वो बिंदु स्तब्धि का कहलाएंगे। ये आप इस तरह भी कह सकते हैं। ये सारे इक्विवेलेंट है, सारे जो डेफिनेशन है वो सब इक्विवेलेंट, हम प्रूव भी कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आप इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पर जो रेडियस वेक्टर के जो मान है आर की वैल्यू वो अधिकतम या न्यूनतम हो, या ऐसे कहें कि वो जैसे जो बल केंद्र से अधिकतम या न्यूनतम दूरी का है। तो हम तीनों जो डेफिनेशन है, ये जो बिंदु है, ये दो बिंदु आए यहाँ पे इसके दीर्घवृत्त के केस में, इनको क्या कहेंगे, एप्स या स्तब्धि का। ये जो तीनों डेफिनेशन में पढ़ी है इसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे पहला यदि हम डेफिनेशन को कंसीडर करें तो यहाँ पर क्या था कि जो त्रिज्य सदिश है और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो ये लंबवत है। इसका मतलब क्या है, ये रेडियस वेक्टर, ये टेंजेंट वेक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल है वो फाई लिखते हैं हम। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच में एंगल फाई होता है, तो यहाँ पे फाई कितना है 90 डिग्री। और ये भी आप जानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से कि P इक्वल टू कितना होता है आर साइन फाई। हमने पहले शुरुआत में देखा है P इक्वल टू आर साइन फाई, और साइन यहाँ पे फाई है 90 डिग्री, तो 1 हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आर, तो U के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन U, तो P इक्वल टू 1 अपॉन U, और 1 अपॉन P स्क्वायर हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है। यदि हम R को 1 अपॉन U लिखें तो U हो गया 1 अपॉन R, D अपॉन D थीटा हो गया माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, तो 1 अपॉन P स्क्वायर हो गया
ये यू स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और पी क्या है, पी था अभी 1 अपॉन यू, तो अब 1 अपॉन पी स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आया है डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। ऐसा क्यों आया है, पी इक्वल टू आर होने पर, ठीक है। और उसके इसका पी इक्वल टू आर होने का मतलब है कि इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या सदिश के लंबवत दिशा में होती है, मतलब 590 है। तो उस केस में है डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और डी अपॉन डी थीटा 0 है, इसका मतलब डी आर अपॉन डी थीटा भी 0 है। और ये आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है वो पोलर फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ऑर्बिट का, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, मतलब ये ऐसा बिंदु होंगे जहां पर आर की जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगी, मैक्सिमा या मिनिमा हम जब कैलकुलेट करते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, ये ठीक है। तो डी आर अपॉन डी थीटा ये हमें पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर आर की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो हमने ये प्रूव किया कि आर का एक ही बात हो गई यहाँ पे कि पी इक्वल टू आर होने का मतलब, या हम ये कहें कि आर मैक्सिमम या मिनिमम है, एक ही बात है। तो ये हमने डिफाइन किया एप्स इस शब्द का। नेक्स्ट डिफाइन करें हमने एब्सिडल डिस्टेंस इस शब्द का दूरियां का क्या मतलब है, द डिस्टेंस ऑफ एन एप्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, जो स्तब्ध का है उसके बल केंद्र से दूरी कितनी है वो क्या कहलाएगी, एब्सिडल डिस्टेंस स्तब्ध का दूरी। जैसे ये है सेंटर ऑफ फोर्स बल केंद्र इस दीर्घवृत्त के केस में, और ये स्तब्ध का है एप्स, तो इसकी ये जो दूरी है यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगी, एब्सिडल डिस्टेंस स्तब्ध का दूरी। इसी तरह से इस एप्स के लिए क्या कहलाएगी, ये वाली दूरी स्तब्ध का दूरी, ठीक है, स्तब्ध का बल केंद्र से दूरी। इसी तरह से एब्सिडल डिस्टेंस स्तब्ध का कोण, दो स्तब्ध का दूरियों के बीच में कितना कोण है। तो यहां पर इस केस में जैसे एक स्तब्ध का दूरी ये है और एक ये यहाँ पे 2 है, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एटमोस्ट 2 होती है स्तब्ध का दूरियां, ये जो एब्सिडल डिस्टेंसेस। तो इनके बीच में यहाँ पर जो कोण कितना है, यहाँ पे तो 180 डिग्री है इस केस में, इलिप्स का केस में, है ना, एंगल बिटवीन टू एब्सिडल डिस्टेंसेस, ये कितना है यहाँ पे 180 है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट डिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पर कि दो स्तब्ध का दूरियों के मध्य जो कोण है उसको हम बोलेंगे स्तब्ध का कोण या एब्सोल्यूट एंगल। यहाँ पर जो दो एप्स इसमें दीर्घवृत्त के केस में यहाँ पर दोनों एप्स को हम नाम से हम जानते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे पैरेलल एंड एपेलेन, उपसोर और अपसोर। तो जो केंद्रीय कक्षा में उस बल केंद्र के न्यूनतम दूरी पे होता है, अभी हमने देखा था कि स्तब्ध का क्या होती है, जो आर जहां पर आर का मान न्यूनतम या अधिकतम होता है, तो यदि जहां पर आर का मान न्यूनतम होता है वो जो स्तब्ध का है एप्स वो कहलाता है पैरेलल या उपसोर, और जो अधिकतम दूरी पे होता है वो कहलाता है अपसोर, एपेलेन, ठीक है। केंद्रीय कक्षा पर स्थित वह बिंदु जो बल केंद्र से अधिकतम दूरी पे होता है, और जो न्यूनतम है वो उपसोर। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कई बार। हम जब क्वेश्चन करते हैं तो 2-3 तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं कि जब वेलोसिटी से रिलेटेड, कि जब किसी पार्टिकल को थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो या तो आपको डायरेक्ट वेलोसिटी दी जाती है, ठीक है। तो हम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके जो केंद्रीय कक्षा है वो वृत्ताकार हो तो उस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वेग किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यदि v be the velocity of a particle moving along a circle of radius r and center of, किसके ऐसा कहां पे है उसका सेंटर, सर्कल का सेंटर ऑफ बल केंद्र पर यदि हम लें तो उसका जो आपने ये फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, इसके जो कंपोनेंट्स है एक्सेलरेशन के, नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना आया था v स्क्वायर अपॉन रो, रो क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सर्कल के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, जो इसका रेडियस है सर्कल का, तो वी स्क्वायर अपॉन रो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहां पर सर्कल के केस में क्या होगा कि जो इसका रेडियल कंपोनेंट जो है वो ही नॉर्मल कंपोनेंट बन जाएगा। जब आपका जो केंद्रीय कक्षा है वो क्या हो, वृत्ताकार हो, तो उस केस में जो रेडियल है त्रिज्या सदिश उसका जो घटक है त्वरण का, वही क्या बन जाएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन या अभिलंबित त्वरण बन जाएगा। उस केस में ये बन जाएगा, तो यहां पर वी स्क्वायर अपॉन रो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू पी, और रो कितना हो जाएगा आर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू पी आर, तो वेलोसिटी हो जाएगी
स्क्वायर रूट ऑफ पी आर। ये आपको एग्जाम में मिलेगा, पी आपको दिया जाएगा और पी जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो एज ए फंक्शन ऑफ आर मिलेगा। कुल मिलाकर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर आपको यहां मिल जाएगी। वेलोसिटी में यहां से कैलकुलेट कर लेंगे जब सेंट्रल ऑर्बिट क्या होंगे, सर्कल होगा। नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई पार्टिकल है इन्फिनिटी से गिर रहा है यहां पे बल केंद्र की ओर, अनंत दूरी से किसी यदि कोई कण गिर रहा है बल केंद्र से, तो जब वो बल केंद्र से आर दूरी पर होता है तो उस समय उस कण का वेग कितना होगा। देखो, पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी अंडर अट्रैक्शन फोर्स, आपका जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो क्या है, आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो उस केस में जब बल केंद्र से आर दूरी पर जब कण होगा तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो किस तरह से डिराइव की जाएगी, वो भी आपको याद रखना है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी डी आर। पी है यहाँ पे इसका सेंट्रल एक्शन, जो अट्रैक्शन फोर्स आपको दिया जाएगा आकर्षण बल इन्फिनिटी से आर तक। और इसी तरह से यदि इसका रिवर्स यदि करें, अभी अनंत दूरी से बल केंद्र की ओर कण आ रहा था, अब हम बल केंद्र से दूर प्रतिकर्षण बल के अधीन किसी कण को यदि थ्रो करें तो जब वो बल केंद्र से आर दूरी पर पहुंच जाएगा तो उस समय उस कण का वेग कितना होगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी आर 0 टू आर। तो हमारे पास यहाँ पे 3-4 केसेस बन चुके हैं यहाँ पे। अब मैं बात करें, जैसे एक एग्जांपल ये ले ऐसे कि आप पढ़ लीजिए, जैसे हम ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स, ये फोर्स हमें दिया गया है, एंड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट अ डिस्टेंस c विद वेलोसिटी। यहां पर फोकस करिए सिर्फ आप, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सारी सिमिलरिटीज है, सिर्फ यहां पर डिफरेंस आपको मिलने वाला है। यहां पर एक तो ये देखिए कि आप जो पार्टिकल है वो कहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहां से प्रक्षेपित किया जा रहा है। यहां पे दिया हुआ है फ्रॉम एन एप्स, स्तब्धिका से कण को फेंका जाता है। स्तब्धिका क्या होती है, अभी हमने देखा था यहाँ पे स्तब्धिका यहाँ पर आर का मान मैक्सिमम या मिनिमम होता है, इसका मतलब डी आर अपॉन डी थीटा 0 है, डी यू अपॉन डी थीटा 0 है, तो हम ये इसको यूज कर लेंगे। तो कण कहां से फेंका जाएगा, स्तब्धिका से। दूसरा, इसमें जो इंपोर्टेंट है यहाँ पे नोट करने वाली बात वो है वेलोसिटी दी हुई है डायरेक्ट, किस वेग से कण को फेंका जा रहा है वो वेलोसिटी आपको डायरेक्ट दी जा रही है। ऐसा हमेशा नहीं होगा। यदि हम इसको 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड करें क्वेश्चंस को, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या चेंज होगा क्वेश्चंस में। जैसे हम बात करें कि स्तब्धिका से फेंका जा रहा है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन के आपको डायरेक्ट वेलोसिटी दी जा रही है। सेकंड, आपके पास ये है कि आपको इस तरह से दिया जाए कि वेलोसिटी डायरेक्ट ना दी जाकर इस तरह से दी जाए कि उस कण को इस तरह ऐसे वेग से फेंका जाता है जो ए त्रिज्या के वृत्त में प्राप्त जो कण का वेग है उसका इतना गुना, वो कितना गुना करना है वो आपको दे दिया जाएगा, जैसे के गुना। तो पहले हम उस सर्कल पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको जितना गुना आपको क्वेश्चन में मिलेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला आर्टिकल काम में आ जाएगा, वेलोसिटी इन सर्कल। सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप आपको इस तरह से दिया जाएगा, वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दी जाकर इस तरह से दी जाए कि वेलोसिटी इतने वेग से फेंका जाता है कि कण यदि अनंत दूरी से बल केंद्र से आर दूरी पर जो वेग प्राप्त करता है, अब वो दूरी कितनी होगी क्वेश्चन में वो डिपेंड करेगा। यदि कोई कण अनंत दूरी से गिर रहा है और यहां पर तो हमने ये जो लिया वहां तो आर लिया है, वो क्वेश्चन में चेंज कर देगा, तो उतनी दूरी पर कण कितना वेग प्राप्त करेगा, या तो उस वेग से या उसका कितना गुना के गुना वेग से फेंका जाता है। तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हो गया थर्ड टाइप। या फिर इस तरह से दिया जाएगा क्वेश्चन कि आपको कण इस तरह के इस ऐसे वेग से फेंका जाता है कि कण को बल केंद्र से दूर फेंका जाता है। तो जब वो आर दूरी पर जितना वेग प्राप्त कर लेगा, या तो वो वेग या उसका के गुना वेग, तो पहले फिर ये कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास होगा फोर्थ टाइप। तो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी आपको किस तरह से क्वेश्चन में दी जाएगी, या तो डायरेक्ट देगा या फिर सर्कल पर प्राप्त वेग के गुना देगा, या फिर इन्फिनिटी से कोई पार्टिकल फॉल कर रहा है, यहाँ पे अनंत दूरी से गिरते हुए कण के वेग का के गुना देगा, या फिर बल केंद्र से दूर फेंका जा रहा है उस कण का के गुना होगा। तो ये 4 टाइप हो गया यहाँ पे। और हमने अब देखा कि सारे जो हमने केसेस हमने अभी जो डिस्कस किए वो सारे जो कण हमने प्रोजेक्ट कर रहे थे वो एफ से कर रहे थे, स्तब्धिका से फेंक रहे थे। लेकिन
इस तरह भी हो सकता है कि कण इस तब्दिका से नहीं फेंका जाए। इस तब्दिका का मतलब आप जानते हैं किस तरह से, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, सिर्फ यहाँ पे पढ़िए इसको कि ये सेंट्रल ऑर्बिट है, ये फोर्स है इसका म्यू यू क्यूब 3+2a² यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यू के फंक्शन के फॉर्म में है सेंट्रल एक्सीलरेशन, केंद्रीय त्वरण, या तो आर में मिलेगा या फिर यू में मिलेगा, आप चेंज कर लीजिए यदि यू में नहीं है तो। इसमें देखिए, इफ द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड एट अ डिस्टेंस, पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रक्षेपित किया जाता है एट अ डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 5 म्यू अपॉन ए स्क्वायर विद वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन मैकिंग एन एंगल tan इनवर्स 1/2 विद द रेडियस। यहां पर इस तब्दिका से कण को नहीं फेंका जा रहा है, वेलोसिटी तो दी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी हमें मिल है, लेकिन कण को इस तब्दिका से नहीं फेंका जा रहा है। इसका मतलब इस तब्दिका से जब फेंक रहे थे हम कण को, तो वहां पे P इक्वल टू R था, P इक्वल टू 1/u था। तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर ये आप देख लीजिए, ये तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा बाकी क्वेश्चंस के लिए। ये सिर्फ इतना पोर्शन देख लीजिए कि उस केस में क्या करेंगे जब इस तब्दिका से कण को नहीं फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम मान लें कि जब कण को फेंका जा रहा था, तो उस समय उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर बल केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई P नोट है। आप जानते हैं P क्या होता है, हमने P नोट इनिशियल कंडीशन में P नोट कहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पोल एट द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण की दिशा के साथ जो। तो P इक्वल होता है R sin फाई, तो P नोट कितना हो जाएगा, A sin अल्फा। A क्या है, A दूरी से फेंका जा रहा है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है, और फाई क्या है, अल्फा, जो उसके बीच में एंगल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि कितना कोण बना रही है, वो tan इनवर्स 1/2। तो अल्फा है tan इनवर्स 1/2, तो ये P नॉट कितना हो जाएगा, A अपॉन, क्योंकि tan अल्फा है 1/2, तो sin अल्फा हो गया 1/√5, तो P नॉट हो गया A अपॉन √5। तो यहां पर U इक्वल टू 1/a है, तो P नॉट ये हो गया। तो V इक्वल टू ये V नॉट ये है, V इक्वल टू ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये 5 म्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 म्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, और ये H अपॉन P भी है यहाँ पे, वहां से हम लिख सकते हैं। तो P नोट ये भी लिखा था, V इक्वल टू V नोट, उस केस में ये हमें दिया हुआ है, तो 1/P स्क्वायर ये इतना होता है, U स्क्वायर प्लस डी अपॉन इतना आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है, तो 1/P नोट स्क्वायर हो जाएगा 5/A स्क्वायर। बस ये कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में, वो 5 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, और वो भी सिर्फ दो। तो ये हो गया कि आप कण को कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तब्दिका से या उस इस रेडियस वेक्टर के कुछ कोण बनाती हुई डायरेक्शन के साथ। तो ये उस टाइप का हो गया। ज्यादातर आपको इस तरह के मिलते हैं क्वेश्चन, किस तब्दिका से कण को फेंका जाता है, तो वहां पर भी वेलोसिटी आपको डायरेक्ट दी जा रही है या किसी और फॉर्म में दी जा रही है, उस पर डिपेंड करेगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। तो ये जब सोल्व करेंगे तो इसका सेंट्रल ऑर्बिटल निकाल लेंगे। कैप्लर का नियम आप हमने वैसे पढ़ लिए हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिए कि ये भी एग्जाम में पूछता है, कैप्लर के ग्रहों की गति के नियम। पहला है, इसका नियम है, द ऑर्बिट ऑफ ईच प्लेनेट इज एन इलिप्स विद सन एट इट्स वन ऑफ द फोसाई, कि प्रत्येक ग्रह है कि जो गति करता है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करता है, और जहां पर जो ग्रह है उसके जो वो दीर्घ वृत्ताकार पथ की जो नाभि है वहां पर सूर्य होता है, ठीक है ना, इस तरह से गति करता है। दूसरा जो नियम है वो है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट shifts over equal areas in equal times, that is the rate of dispersion of the area is constant। ये हमने अभी पढ़ा था, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये हो गया कि जो रेडियस वेक्टर है इस पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है, समान समय में समान क्षेत्रफल बनाती है, ठीक है। और ये भी हमने जब आवर्तकाल निकाला था, T इक्वल टू, ठीक है ना, 2π/√μ a⁻³ तो वहां से अभी स्क्वायर करेंगे तो T स्क्वायर इक्वल प्रोपोर्शनल टू a³ हो जाता है, तो वो बन जाता है कैप्लर का तीसरा नियम, द स्क्वायर ऑफ द पीरियडिक टाइम, मतलब T स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ए क्या था वहां पे, सेमी मेजर एक्सिस, तो उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये ग्रहों की गति के नियम हो जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। आप देख सकते हैं
ये सॉरी ओके, तो ये ग्रहों की गति के नियम हो गए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। किसी कॉलेज से कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।